अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। फाइनली गवर्नमेंट ने 27वीं तरमीमी बिल जो है वो सेनेट में प्रेजेंट कर दिया और वेरी मच लाइकली कि ये अप्रूव हो जाएगा विदाउट एनी हैसल। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर टेक अवे है वो चेंज है, सर्टन चेंजेस हैं इन द मिलिट्री लीडरशिप स्ट्रक्चर में। 243 को एड्रेस किया गया है और इसमें दो नई पोजीशन जो हैं मिलिट्री के स्ट्रक्चर में वो जो हैं इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसमें जो फोर फ्रंट पे है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, ये पोजीशन क्रिएट की गई है और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है दैट इज कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड है, प्राइमरीली ओवरसी करती है ये पोजीशन न्यूक्लियर एसेट को। कहा जा रहा है कि ये भी मच नीडेड थी। एक सीट इसमें अबॉलिश की गई है, वो है चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी की। नवंबर 27 में जनरल साहिर शमशेद साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो ये पोजीशन जो है ये वुड बी स्टैंडिंग abolished, मीन इट वुड स्टैंड abolished बाय दैट टाइम। इसीलिए जो एक बात की जा रही थी कि कितनी अर्जेंसी क्यों है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि थोड़ी सी गवर्नमेंट जो अर्जेंसी शो कर रही है, तो नवंबर 27 इज़ अप्रोचिंग, तो उससे पहले इसको एड्रेस करना ज़रूरी था। एक और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया है, वो दिया गया है 5 स्टार ऑफिसर को, जिसमें ये है कि 5 स्टार ऑफिसर यूनिफॉर्म में ही रहेंगे टिल लाइफ और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर होगा कंप्लीटली। तो एक जो मच टॉक्ड अबाउट थी कि ये शायद इसके ऊपर भी कोई अमेंडमेंट आ रही है, इसको भी कुछ चेंज किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो दैट वाज दैट के आर्मी चीफ, नेवल और एयर चीफ्स की जो अपॉइंटमेंट है वो वैसे ही होंगी जैसे पहले होती आई हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट उसको जो है अपॉइंट करेंगे, इन तीनों एरियाज के चीफ को। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, ये बनेगी। इस पे भी पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं है ना। ये तरमीम जो अंडर 243 के तहत आ रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 18वीं तरमीम के हवाले से कोई ख़ास अब बात नहीं है, कि ये ऐसा ही लग रहा है कि 18वीं तरमीम को उसको रोल बैक करने के हवाले से 27वीं तरमीम में डालना, तो शायद ये आगे चल के 28वीं तरमीम में ये मैटर टेकअप हो। जो बैलेंसिंग एक्ट था रिसोर्सेज का बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, तो इंटरेस्टिंग होगा सारा इसमें। 27वीं तरमीम अब सबके सामने है, इसके ऊपर ओवरऑल इसकी डाइसेक्शन होती रहेगी इन डेज टू कम। इस सारे इशू को हमारे साथ ट्रैक करेंगे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली दुरानी। दुरानी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जी दुरानी साहब, फाइनली द कैट इज आउट ऑफ द बैग, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ओवरऑल ये जो 27वीं तरमीम थी 243 को लेके या आईनी अदालत को लेके, ये दो मेन फोकस एरिया थे, फोकस्ड एरिया, और इन्हीं पे ही गवर्नमेंट का माइंड पूरी तरह से नजर आया है, जो कि बिल पेश किया गया है सेनेट पे। अब बताइएगा कि बाकी चीजें एनएफसी और 18वीं तरमीम क्या वो डेफर हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक इशू जो इस वक्त टाइम प्रेस था, वो तो इशू था कि जो हमारे डिफेंस सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है सारा, उसको रिविजिट करने की ये एक डिस्कशन थी कि उसकी ज़रूरत भी थी, और उसके बारे में जो एम्बिग्विटीज हैं उनको ख़त्म करना एक तकाजा था कौमी दिफा का और कौमी जो की ज़रूरत है उसका। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो किसी ने भी कोई रेजिस्ट भी नहीं किया और वो एमिकेबली हो भी जाएगा। उसकी जो डिटेल्स अब तक पार्शली आई हैं वो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, और तफसील भी करती जाएंगे। और अब सबसे सिग्निफिकेंस दुरानी साहब, उसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया जो है एक पोजीशन ये क्रिएट की जा रही है, आर्मी चीफ साहब ये पोजीशन ऑन करेंगे आगे चल के। देखिए, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी पोजीशन,
उसके ऊपर बड़े अरसे से बातचीत हो रही थी। जब से वो बनी थी उस वक्त से बातचीत हो रही थी कि उसके अंदर जो चीजें थी, उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था, बाकी इश्यूज भी थे और तमाम फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन भी थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये अख्तियार जो है ये एक्सरसाइज नहीं हो पाता था। लिहाजा इस चीज को देखते हुए ये एक लंबे अरसे से एक डिस्कशन चल रही थी कि जी इस सर। चीज को रिविजिट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि हम इस सारी नई डेवलपमेंट के बाद वो चीज रीशेप्ड होके एक होता जो कि एक फिगर हेड के तौर पे मौजूद था, वो अब एक फंक्शनल पोजीशन बन जाएगी। और उसके नतीजे में उम्मीद तो यह है कि हमारा जो दिफा के मामलात हैं उनके अंदर एक बेहतरी भी आ सकती है और एक बेटर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी उसमें से इवॉल्व। राइट, इसमें कोई काइंड ऑफ ओवरलैपिंग थी इसमें पावर्स में, जिसको सेंट्रलाइज किया गया। कि इसमें ओवरलैपिंग से ज्यादा वो थी नॉन फंक्शनैलिटी थी। पोजीशन पोजीशन की अथॉरिटी जो थी वो उसकी लाइंस जो थी वो अंडर तो थी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल कंट्रोल उसमें नहीं थे। तो अब ये है कि जो भी सिस्टम है उसमें वर्टिकल कंट्रोल होगा और जिसकी अथॉरिटी होगी वो उसको एक्सरसाइज भी कर रहा होगा। जब आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है तो फिर आप उसके लिए एक बेटर इफेक्टिवनेस भी पैदा होती है और अकाउंटेबिलिटी भी उसी में से। दुर्गा साहब, इसमें एक और पोजीशन प्रपोज की गई है, वो है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। और ये बेसिकली ये जो कमांडर होंगे ये ओवरसी करेंगे जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं प्राइमरीली उसको। और ये पोजीशन जो है वो आर्मी चीफ साहब की रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हम जाहिर है देखिए ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक वाइज और एक डिजायर्ड वो है इंटरवेंशन है, क्योंकि इस वक्त ये टेक्निकली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के डोमेन में आता था। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी आर्मी चीफ पे भी होती थी और जो अपॉइंटमेंट होती थी वो गवर्नमेंट की तरफ से होती थी। तो इस सारी सिचुएशन में जो आज की दुनिया के अंदर जो नए डिफेंस के तकाजे हैं उसके तहत जो है मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन को ज्यादा क्लैरिटी दी गई है। और ये जो कंट्रोल एंड कमांड है आजकल तो ये पूरी साइंस है और पूरी दुनिया इस सिस्टम को ऑब्जर्व भी करती है कि कौन सा न्यूक्लियर कंट्री जो है वो अपने न्यूक्लियर सिस्टम्स को किस तरीके से लेके चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सो फॉर जितनी मुझे समझ आ रही है पर ये एक डिजायर्ड एक्ट था जो कि किया गया और इसके होपफुली मुस्तक़िल नताइज भी निकलेंगे और इफेक्टिवनेस। और इसमें एक 243 में एक और प्रपोज अमेंडमेंट है, वो ये है कि जो भी 5 स्टार ऑफिसर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होगी और लाइफ टाइम वो ऑफिसर यूनिफॉर्म में रहेगा, बाकी प्रिविलेज भी साथ में अटैच्ड होंगी। इसमें ये क्या पहले से मौजूद नहीं थी या कि इसको थोड़ा सा फर्दर एलाबोरेट करके इस तरमीम का हिस्सा बनाया गया है? देखिए एक ट्रेडिशन पहले से मौजूद थी। जी। ट्रेडिशन ये थी कि अयूब खान साहब भी फील्ड मार्शल थे और हमने बचपन में देखा भी था कि वो आखिरी वक्त तक उनकी 5 स्टार वाली गाड़ी होती थी और उनका वो यूनिफॉर्म और बाकी फैसिलिटी प्रॉपर्ली उनको अवेलेबल। और इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी यही है कि जो फील्ड मार्शल होता है, इंडिया में भी मानिक शाह के रेफरेंस के लिए शायद प्रेसिडेंट मौजूद है, कि जो फील्ड मार्शल होता है उसका फील्ड मार्शल का जो स्टेटस या उसकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है एज फील्ड मार्शल वो लाइफ लॉन्ग हो। लेकिन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्ली इसको कोई प्रोटेक्शन और इसकी कोई डिफाइंड प्रैक्टिस मौजूद नहीं थी, हाउ टू गिव दिस टाइटल एंड हाउ टू टेक दिस टाइटल बैक। तो उस सारी सिचुएशन को इस अमेंडमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि उसकी जो स्टेटस जो है वो फॉर लाइफ होगा और उस स्टेटस को इन केस अगर कोई विड्रॉल का सीन बने तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, कोई फर्क नहीं कर सकता। तो ये इस लिहाज से ये एक जो नेशनल लेवल पे मिलने वाले एक स्टेटस को प्रोटेक्ट भी किया गया और डिफाइन भी किया गया। ये एक गैप था जिस गैप को बड़ी अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में से किया गया। लेट्स सी हाउ इट गोस।
चलो मैं जब ये प्रपोज की गई ये 27वीं तरमीम के बारे से बातें चलना शुरू हुई, 243 का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ और उसमें एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि अब क्लियर हो गई जब सेनेट में ये टेबल हुआ है। वो ये था कि आर्मी चीफ, नेवल चीफ और जो एयर चीफ है, इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से था। तो वो तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वही प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करेंगे। जी, वो तो वही वही रहा है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो पहले से 5 इयर्स कर दी गई है, पिछली दफा कर दी गई थी। और अब जो इस वक्त है, जो नए ओहदे बने हैं, उस पे री अपॉइंटमेंट होगी, और वो अभी टाइम विल टेल कि हाउ दैट। राइट, एक बड़ी कंफ्यूजन इसमें ओवरऑल सोशल मीडिया पे बहुत चलती रही है इस हवाले से कि शायद कोई नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये नोटिफिकेशन शायद इसी अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं ये चीज है कि अब इस अमेंडमेंट में ये चीज डिटरमिन होगी। देखिए, नोटिफिकेशन के बारे में ये बात आ रही थी कि जो पिछली अमेंडमेंट थी उसमें टेनर्स तो 5 इयर्स किया गया था, लेकिन वो एक्टिव इफेक्ट के साथ नहीं, कि मैं वो ऑलरेडी सिटिंग पे अप्लाइड था या नहीं था, ये एक क्वेश्चन मार्क। मेरा ख्याल ये है कि अभी भी उसको उस तरीके से तो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये जो अब जो नई अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, इनके होते हुए ये सारे जो रिंकल्स हैं ये आयरन आउट हो जाएंगे, और इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग टू बी देयर इन फ्यूचर। और दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी कर। वेलकम बैक। अब 18 अमेंडमेंट की बहुत बात चल रही थी कि ये रोल बैक हो रही है, इसको खत्म किया जा रहा है 27वीं तरमीम आने में, यानी कि 27वीं तरमीम में सबसे ज्यादा इसको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि फेडरेशन और सूबों की ताकत को या फाइनेंसिस को बैलेंस आउट करना है। दुरानी साहब, क्या आप 18 अमेंडमेंट जिस पे पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि इसके ऊपर तो बात मत करें, 243 को हम ओके कर रहे हैं, दैट्स फाइन, आगे चलें, तो अब इसका क्या फेट होने जा रहा है 18वीं तरमीम का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम, देखिए मेरे बारे में एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैं इस पाकिस्तान के अंदर अकेला सही। जिसने 18वीं तरमीम पे दस्तखत नहीं किए थे, उसको अप्रूव नहीं किया। एक और दो वजूहत से। जी जी। एक वजह थी जिसके अंदर के इन्होंने NFC अवार्ड की जो डिवीजन थी, डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी थी, उसकी अमाउंट भी बढ़ा दी थी, लेकिन सूबों के अंदर उसकी ग्रॉस फ्रूट लेवल तक जो ट्रांसफर थी और पब्लिक तक उसके पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। हकीकत ये थी कि आज की डेट तक NFC अवार्ड का जो फार्मूला है वो सिर्फ मरकज से पैसे खींचने के लिए सूबों के पास मौजूद है, लेकिन सूबों पे वो बाइंडिंग नहीं है कि उसी फार्मूले के तहत वो उस पैसे को अवाम में डिस्ट्रीब्यूट। सही। मतलब ये है कि सूबों तक पहुंच जाता है, वहां से आगे कभी भी उसकी तकसीम का कोई एविडेंस और कोई रिकॉर्ड मौजूद। ये यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है सूबों की, जितना Accountability- पैसा खर्च कर रहे हैं। सिस्टम ही कोई नहीं है। देखें, आपने सूबों को दिया पॉपुलेशन की बुनियाद पे, पावर्टी की बुनियाद पे, और जितनी भी इनकम की बुनियाद, जितनी भी कंफेडरेशन पे दिया। अब उस फार्मूले के तहत वो सूबे को, चीफ मिनिस्टर को बोरी में भर के पहुंच गया। चीफ मिनिस्टर ने आगे बनाना था, PFC कमीशन बनाना था, उसने बल्दियाती इदारे बनाने थे, उसने उस अमाउंट को आम आदमी तक पहुंचाने का एहतमाम करना था। आज तक इसके लिए कोई एहतमाम मौजूद नहीं है, ना ही कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब इतनी मोटे हो चुके हुए हैं उनके जिस्म और स्किन और उनकी जो है वो बर्दाश्त, कि वो अवाम के किसी इश्यू पे बात करना भी पसंद नहीं करते। भाई क्यों नहीं तुम दे रहे पब्लिक को, क्यों नहीं उनके इदारे बना रहे? लिहाजा ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि इस तरमीम में इन्होंने 26वीं तरमीम में इन्होंने अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो है बगैर अदलिया के इन्होंने आईनी अदालतें बना दी, जो कुछ भी किया वो कर दिया। लेकिन 28वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम में यकीनी तौर पर इनको NFC इशू को भी एड्रेस करना पड़ेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, बल्दियाती इदारों के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, आवाम तक पावर की डेवोल्यूशन को
वो करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करते तो तो अभी भी कुछ नहीं रही इस पार्लियामेंट की, तो फिर ये पार्लियामेंट भी चला करेगी डिस्टेंस से, ठीक है ना जी। फिर ये वो व्हाट्सएप पे या उस पे बैठ के मेंबर कर दिया करें, क्यों वहां पे टाइम वेस्ट करते तो कुछ है नहीं, करने पे भी कुछ है नहीं है। जी दुरानी साहब देखिए, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये तमाम इश्यूज जो है, जो 18वीं तरमीम पार्टियों के अंदर दिन ब दिन अपनी पार्टी में लीडर्स जो है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, पार्टियां जो है वो मरूसी पार्टियां बनती जा रही है, हर पार्टी ने फैशन ही बना लिया है कि बच्चे पास स्कीम चल रही है हर पार्टी। तो मतलब ये जो कल्चर है, इसको अगर एड्रेस नहीं करना तो फिर जमहूरियत वमहूरियत छोड़े। तो मैं तो समझता हूँ कि फिर आप जमहूरियत के बजाय कोई किसी ऐसे मुल्क का निज़ाम ले आए जो अगर डिक्टेटोरियल हो। अगर जमहूरियत की बात करनी है तो फिर उसके अंदर जो है आप मरूसियत को नहीं, जमहूरियत और मरूसियत जो है वो इकट्ठे नहीं चलते और नहीं चल सकते। और जिन पार्टियों के अंदर मरूसियत है उनकी आप देख लें कि उनकी पब्लिक के अंदर उनकी रेट, उनकी सेल, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी एक्सेप्टेंस खत्म होती जा रही है। तो जो जो उनको एक्सेप्ट करवाता है वो खुद पीसफुल एस्टेब्लिशमेंट अनपॉपुलर हो रही है इन उसी पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से। दैट इज इट। और दुरानी साहब मैं ये पूछना ये चाह रहा था आपसे कि पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे होती है इसको अपोज करने में, 18 अमेंडमेंट को का रोल बैक, लेकिन पंजाब से कोई आवाज नहीं उठती कि आल्दो के अगर सिंध की बात करें, जैसे आपने डेवोल्यूशन की बात की, वहां पे तो फिर बल्दियाती इदारे मौजूद हैं और पीछे इलेक्शन भी हुआ है और मेयर सिस्टम भी है, मीन बल्दियाती की वजह से मेयर है इस टाइम पीपल्स पार्टी के ही वहां पे। पंजाब में तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे तो ऐसा है कि जैसे कोई बिलीव ही नहीं करता और सारा फंड जो है वो जो इनकम्बेंट पीएमएल नून गवर्नमेंट है वो इस्तेमाल कर रही है। तो पंजाब फिर भी इसके हवाले से मतलब वो सेटिस्फाई है, क्योंकि कल को अगर ये रोल बैक हुई तो इनको डेवोल्यूशन पे भी पैसा उधर जाएगा, फेडरल में भी वापस जाएगा, तो इनके लिए तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन पंजाब खामोश रहता है। देखिए मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इस वक्त अगर सिंध का हाल आप देखें, इनमें यह है कि वहां पे आपकी जो बल्दियाती इदारे हैं, ठीक है ना जी, वो एक सिर्फ और सिर्फ फोटो आपके लिए। सही। आप मुझे कोई डिवीजन ऑफ फंड्स बता दें जो बल्दियाती इदारों के जरिए इनेक्ट हो, मतलब कराची का पानी तक तो वहां के बल्दियाती इदारों को, पूरे सिंध के अंदर जो है बल्दियाती इदारे या गुड फॉर। इसलिए मेरी तो बड़ी ये शुरू से एक ओपिनियन है और मेरी ख्वाहिश होगी कि 28वीं तरमीम में इसको इनेक्ट किया जाए कि प्रोविंशियल, नेशनल और बल्दियाती इंतखाबात, नेशनल, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात एक ही मुद्दत के लिए बैक पर कौमी सतह पे सही। आज के चारों सूबे को अंदर एक ही वक्त में बल्दियाती और कौमी और सूबाई हुकूमतें कायम हों, और साथ ही यह है कि वो एक ही मुद्दत के लिए, ताकि कोई सूबाई या नेशनल गवर्नमेंट जो है किसी बल्दियाती इदारे को इन्फ्लुएंस ना कर सके, पुलिस के जरिए उसके इंतखाबात को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और उसको भी नेशनल लेवल के इंतखाबात के साथ होना चाहिए। दूसरा, उनका कानून जो है वो उसको मरकज की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। यदि एक हो गए जैसे अभी आप बता रहे कि जिससे में नकली असली इंतखाबात हो गए, पंजाब में वो भी नहीं हुए, केपीके में आधे हो गए, आधे नहीं हुए, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। ये चीजें जो है और मैं आपको बता दूं, दुनिया का शायद ही कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो जिसके अंदर सूबाई और कौमी तो हो या नेशनल गवर्नमेंट तो हो और बल्दियाती ना हो। हत्ता कि जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर कुछ भी ना हो मुंतखब, बल्दियाती इदारे उधर भी मुंतखब। लिहाजा बल्दियाती इदारों के बगैर कोई हुकूमत का तस्वुर, कोई जमहूरियत का तस्वुर वो वाइबल ही नहीं। तो लिहाजा ये बात जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज है कि एक जगह पे हो एक जगह पे ना हो, ये नाजायज है। लेकिन मैं मेरे से आप पूछेंगे, मैं कहता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर बल्दियाती इदारे एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वो सिंबॉलिक है और उनका कोई फायदा जो है ना आवाम तक पहुंच रहा है, ना मुल्क को पहुंच रहा है, ना वहां की मुकामी तरक्की। तो क्या इसमें थोड़ा सा नई लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है टू मेक फॉर एवरी गवर्नमेंट मैंडेटरी के उसमें वो देखिए कि बल्दियाती इदारे
जो है उनकी टेन्योर में मतलब फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो इलेक्शन की तरफ वो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये चीज मौजूद होगी क्या? इसमें इसमें भी कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है? इसमें अमेंडमेंट रिक्वायर है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो सिर्फ एक इंटेंट जी की हद तक शामिल किया हुआ है इन्होंने 18वीं में, ये बल्दियाती इदारे होंगे। अब बल्दियाती इदारे कैसे होंगे कब, और फिर दूसरी बात है बल्दियाती इदारे 4 साल के लिए होंगे और बाकी गवर्नमेंट्स जो है वो बस साल के लिए होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इररेलेवेंट ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जिसको दिया गया है वो बल्दियाती इदारे, क्योंकि जो रूलिंग एलीट है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा इस इंटरेस्ट को लाने के लिए इस लेजिस्लेशन को नेशनल लेवल पे होना चाहिए और उस लेवल पे होने के बाद इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये आखिरी मौका है पार्लियामेंट के पास कि वो इसको करने के बाद अपने आप को जिंदा पार्लियामेंट साबित कर सके, वरना तो फिर ये पार्लियामेंट तो पहले ही मतलब 47 की पार्लियामेंट के तो ये 47 भी खत्म हो जाएगी। जो गवर्नमेंट शायद 47 की बात होती है तो वो 1947 पे चली जाती है भाई। तो बस हम पाकिस्तान की तरफ बने। और जो बिल्कुल लोकल बॉडीज की बात हो रही है, और ये इसका आइडिया फर्दर री इन्फोर्स हुआ है जो अभी न्यूयॉर्क का इलेक्शन हुआ उसमें इमरान या ममदानी विन किया है, तो ऑल अराउंड अकेले न्यूयॉर्क का बजट जो है वो पाकिस्तान की बजट से ज्यादा। जी 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 इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है एमपीज के साथ जो जेबों में ठेकेदारों को लेके और डेवलपमेंट के बजट को लेके फिर रहे होते हैं। ये तो लोकल लेवल की डिसीजन है, लोकल गवर्नमेंट इसको करना चाहिए, वहीं से जमहूरियत शुरू होगी। इसीलिए तो आपने देखा है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होती, जगह मुल्क से बाहर बनती है। जी 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 ट्रू, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। यह एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। 27वीं तरमीम में अनदर प्रपोजल है कि आईनी अदालत बनाई जाए। दुरानी साहब, अभी 26वीं तरमीम हमने की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया जो कि आईनी मामलात को देख रहा है। तो क्या इसकी प्रेजेंस में आईनी अदालत की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए जनाब, जब आपने 26वीं आईनी तरमीम की थी उसमें टेक्निकली आपने अदालतों को मातहत कर दिया था इंतजामिया के, और मातहत अल्फाज में तो नजर नहीं आता लेकिन प्रैक्टिस में उसकी तमाम अपॉइंटमेंट्स, उसके तमाम अदलिया से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, जहां से अपॉइंटमेंट्स होती है, उन सब के साथ इन्होंने वो हाल किया जो दुश्मन फासे फौजें जो है वो दुश्मन ममालिक के साथ किया करती है। इन्होंने जुडिशरी की पूरी इमारत को जो है इन्होंने हिला के रख दिया। वो साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, उसको जिस बुरी तरह से इन्होंने डिमोलिश किया है, मैं तो कहता हूँ अल्लाह खैर करे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ उसके साथ ही। दूसरी चीज जो है, क्योंकि वो ही तो इसकी मुहाफिज है, तो इन्होंने अपने मुहाफिजों को खुद जो है वो जमीन बोस कर दी है। अब अगली चीज ये है कि आप ये कहते हैं कि आईनी को तो हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है जी, तो फिर ये है कि आईनी कोर्ट्स, और अब मैं तो इनसे पूछे तो फिर आईनी अदालत की क्या जस्टिफिकेशन और क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी? कौन सा आइन जिसको आपने जो है मोम की नाद बना दी है? भी ठीक है जो भी कुछ ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इदारों की जरूरत, और इस वक्त हुकूमत जो है वो इदारों से खाइफ है, और वो इदारों की जगह के ऊपर जो है वो पुतली तमाशे शुरू करना चाहती है। तो फिर इन तमाम बिल्डिंगों के ऊपर रस्सियां बांध के बंदों को टांग दें। पार्लियामेंट जो है 47 की रस्सी के साथ टंगी हुई है, उनको 27 की रस्सी के साथ टांग दें अदालतों को भी, तो बस पुतली तमाशे चलाएं। अगर आपने इंसाफ करना है तो फिर तो इदारा चाहिए। अगर आप बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा, उसके साथ उसमें से इम्प्रूवमेंट भी हो रही थी, अकाउंटेबिलिटी भी हो रही थी, सारी चीजें आगे बढ़ी थी, लेकिन इन्होंने जो है बड़े खुशू से पूरी की पूरी हुकूमत ने मिलके अवाम से और अवाम के इस हक से मजाक किया है। जिस अवाम ने इन्हें वोट नहीं दिए से, उस अवाम से इन्होंने इंतकाम का ये रास्ता बनाया कि उनको इंसाफ के तमाम रास्ते बंद करें।
तो अमरीक भी बंद कर रहे हैं, और अब साथ ही साथ जो है बगैर आइन के ये आईनी अदालतें बना रहे हैं। आइन तो उन्होंने क्लोज कर दिया, बाकी अदालतें भी बना दी है। तो वो जो भी कुछ करें, मेरा ये ख्याल है कि ये सब चीजें स्प्रिंग बैक करेगी जो ही पब्लिक से आएगी टू द पार्लियामेंट। सही। इन सारी को रिविजिट करेगा, फिर कोई बैठ के 18वीं तरमीम बना रहा होगा जिसके अंदर के पुरानी माजी की जितनी गलतियां और कोताहियां होंगी इस बात का प्रोग्राम। तो बस इन्होंने कौम को जो है वो कोहलू का बैल बना दिया है कि घूम घूम के एक ही जगह पे घूमते रहे। तो मतलब तारीख तो अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन कोई अच्छी चीज दोहरा। ये दुरानी साहब, इसमें इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा बताइएगा कि 26वीं तरमीम जब आई थी, इवन अपोजिशन पीटीआई कह रही थी कि आज के बाद, यानी कि जब 26वीं तरमीम मंजूर हुई, उन्होंने कहा इसके बाद अदालतें खत्म हैं। और लेकिन जब 27वीं तरमीम में हम आईनी कोर्ट की बात देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि 26वीं तरमीम के बाद कौन से ऐसे डिजायर्ड रिजल्ट थे जो कि पीएमएल नून की गवर्नमेंट नहीं अचीव कर पाई, तो उसको मजबूरन आईनी कोर्ट की तरफ 27वीं तरमीम में तो 26वीं तरमीम के नतीजे में जो कम से कम फायदा हुकूमत को हुआ कि 2/3 अक्सरियत बन गई। जी। अब उन्हें मौलाना के पीछे नहीं भागना पड़ा, बल्कि उनकी अपनी होगी, औरों के पीछे भी नहीं भागना पड़ा। तो मतलब ये है कि 26वीं तरमीम में उनकी मदद कर दी उन लोगों ने जिन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वो हो गई। उसके नतीजे में वो खुद ही रिवर्ट हो गए। मतलब वो फोर्सेस जिन्होंने 26वीं तरमीम को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, आज वो खुद ही रेलेवेंट हो गए। तो आज जो 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो प्रीएम्बल थी अगली तरमीमात का, और वो उस तरमीम के जरिए हुकूमत ने वो अख्तियार हासिल कर लिया जो उसको अवाम ने नहीं दिया। ट्रू। और वो अख्तियार था, अमेंडमेंट करने का अख्तियार हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमत के पास पार्लियामेंट में बैठने का अख्तियार भी मौजूद, ऑफ अमेंडमेंट। लेकिन अब ये है कि वो मतलब डी जोरो या डी फैक्टो जिस तरह भी वो बैठे हुए हैं, वो बैठ के जो है वो पूरे के पूरे आइन से इंतकाम ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की पाक से इंतकाम ले रहे हैं। तो इसमें दुरानी साहब मुझे बताइएगा, देखें अभी अपोजिशन लीडर इन सेनेट और इसी तरह नेशनल असेंबली मौजूद ही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं थैंक यू वेरी मच, अभी कोर्ट में मैटर है, वो डिसाइड करेगा, फिर देखा जाएगा। दूसरी जानब पीटीआई एवरी नाउ एंड देन ये कहती पाई गई है कि ये रबर स्टैंप है, फॉर्म 47 की असेंबली है, तो क्यों इसमें पीटीआई अभी तक बैठी हुई है? इसको गुड बाय करके घर क्यों नहीं जाती? पहले भी तो उन्होंने डिजाइन किया था जब इनकी गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ घर भेजी गई थी पीटीआई की अप्रैल 2022 में। तो अभी ऐसा कर देते, इसको ना मानते, जाहिर है वो कहते हैं हमारा मैंडेट है, स्टील किया गया और ये रबर स्टैंप है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद अभी तक पीटीआई क्यों स्टिक अराउंड है? देखें, 24 से 8 फरवरी 2024 से हुकूमत की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पीटीआई पार्लियामेंट को छोड़ के चले। बल्कि उन्होंने पहले तो कोशिश की कि पीटीआई की नाम को ही खत्म कर दिया जाए और बल्ले को ही खत्म कर दिया जाए। फिर अटर कत्तू के ऊपर उन्होंने इलेक्शन करवाए, लोटे के ऊपर, डंडे के ऊपर, सोटे के साथ इलेक्शन करवाए। उसके बावजूद अवाम ने अपने आप को असर्ट किया, कर्टेसी सोशल मीडिया, कर्टेसी मतलब अदर जो ये जो मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ने जिस तरीके से एम्पावर किया है आम नौजवानों को, यूथ को, उन्होंने अपने आप को असर्ट करके उन्होंने इन इलेक्शन के लिए तमाम तरह डिस्टॉर्शंस के बावजूद कोई जलसा नहीं होने दिया गया, कोई कैंपेन नहीं होने दी गई। उन मतलब आखिरी दिन तक किसी कैंडिडेट को नहीं पता था कि कौन क्या है। उसके बावजूद अवाम ने इंतखाब लिया और उन्होंने वोट उनको दिया जिनको के वो देना चाहते थे। तो जो 16-18 सीटें लेके आए थे, उन्होंने फिर फार्मों की तब्दीली के साथ अपने आप को फॉर्म में लाए। फिर वो एक पुतली बन के जो है वो पार्लियामेंट में आ गए। अब उस पुतली का पुतली तमाशा जारी है। अब या तो अगर जिस वक्त पीटीआई भी पार्लियामेंट छोड़ देती है तो फिर तो सारी पुतलियां रह जाएंगी। जी ठीक है। अगर 2-4 जेनुइन 47, तो बल्कि कहता हूँ कि बिग शिफ्टी की असेंबली तो भारी असेंबली है जो फॉर्म 45 की असेंबली है, बाकी तो सब कुछ 47 पे चल रहा है। तो ये एक बड़ा मोड़ पॉइंट है कि क्या
ऐसी ऐसी डिस्टॉर्शंस के सामने विड्रॉ कर जाना चाहिए या वहीं खड़े होके असर्ट करना चाहिए या इससे भी ज्यादा असर्ट करना चाहिए जितना वो कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि पीटीआई के जो मेंबर मौजूद हैं असेंबली के अंदर उनके वहां मौजूद रहते हुए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा जिसे कहते हैं कुव्वत के साथ उन्हें आवाम का मौक़िफ़ वहां पेश करना चाहिए, अपने इस्तेहकाक के लिए लड़ना चाहिए, ताकि वो एक जो भी पब्लिक के खर्चे पर चलने वाला एक प्लेटफॉर्म, बाकी उसमें पब्लिक के नुमाइंदे हो या ना हो, पार्लियामेंट की एक तो उस पे हक है ना अवाम का कि वो अवाम के खर्चे से, अवाम के नुमाइंदे वहां है या नहीं है, लेकिन खर्चा तो अवाम पे ही हो रहा है ना जिससे वो चल रहा है। तो लिहाजा उसके ऊपर अगर वो असर्ट करती हैं और उस सारी को वो अवाम के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं होती। यानी कि इनको स्ट्रगल जो है इनके पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। मैंने कभी भी पीटीआई को इस चीज पे मैंने हमेशा क्रिटिसाइज किया है या उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप कानून को हाथ में ना लें, आप सरकार में मदाखलत ना करें, आप सरकार से और मुल्की इदारों से लड़ने की कोशिश ना करें। आपने लड़ना है तो उन सियासतदानों से लड़ें जो कि आपका मफाद खींच के खुद आके हैं। जी तो मैं इसके बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो आप रेफरी को जितने मर्जी बॉल मार लें, उससे दूसरा क्या। लिहाजा पीटीआई की इस वक्त ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आसिफ बैठे हुए हैं, उनको क्रिटिसाइज करे और उनसे अपना हक वापस लेने की कोशिश। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब फॉर योर इंसाइट एंड योर टाइम। नाज़रीन आज के लिए इतना है, अगले वीक दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।